बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एमडी कैट 2025 की लेक्चर सीरीज का सिलसिला है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन का। हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने फेसबुक पर अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया सीखो ऑनलाइन के नाम से, तो आप इस पेज को लाइक करें। अगर लास्ट लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरी है तो आप सीखो online@gmail.com के ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं। आप चले लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम इसके सिंबल पे बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा। सिंबल के बाद अब सिंपली आप इनको डिफाइन करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? अगर तो एंगल बनाए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करती है और वो बनाती है एक आर्क लेंथ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो आर्क लेंथ बनाती है वो एंगल थीटा हमारे पास कहलाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट आप देखिए कि एंगल बाय अ रोटेटिंग बॉडी एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये देखिए, स्मॉल आर्क लेंथ के लिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और लार्जर के लिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एंगल लेट से 30 डिग्री है तो ये एक स्मॉल आर्क लेंथ है और इस आर्क लेंथ के लिए हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाए तो स्टूडेंट्स अब ये एक बहुत लार्ज आर्क है। इस आर्क के लिए हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर होगा। लिहाजा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम की जा सकती है और वो डायरेक्शन एक्सियल है, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी है वो एक एक्सियल क्वांटिटी है। अब हम आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। स्टूडेंट देखिए, हमारी एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से मालूम की जा सकती है और इसी तरह हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक एक्सियल क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी जो सी है वो राइट हैंड रूल से मालूम की जा सकती है। अब आते हैं इसके फार्मूला पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। एस यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी आर्क लेंथ है और आर है रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी टाइम है जिसके अंदर बॉडी उस आर्क लेंथ को कवर करेगी। एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपके पास क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और फार्मूलाज हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर लिखा जाए तो फिर हम थीटा को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये स्मॉल आर्क लेंथ के लिए वेक्टर होता है। एंगुलर वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू आर ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म a इज इक्वल टू आर अल्फा है। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा बात तो जो करें, अगर मुझे ये ओमेगा मालूम करना है तो मुझे क्या करना है? मुझे v लीनियर वेलोसिटी को r रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा और इसी तरह अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मालूम करना है तो लीनियर क्वांटिटी a को मुझे r से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें, अगर ये r इज इक्वल टू 1 हो तो एंगुलर वेलोसिटी दरअसल लीनियर वेलोसिटी है, तो दोनों में फर्क सिर्फ किसका है? रेडियस का। तो अगर किसी टर्म में रेडियस इन्वॉल्व हो जाए तो
तो वो सर्कुलर मोशन में चली जाती है, और अगर उसमें से रेडियस को रिमूव किया जाए तो वो फिर हमारे पास लीनियर मोशन बचती है। तो ये बात यहां पर आप लोगों ने सीख लेनी है। अब आ जाए नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसए यूनिट रेडियन है, एंगुलर वेलोसिटी का एसए यूनिट रेडियन पर सेकंड है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का एसए यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। इंस्टेंट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टाइम अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी कहलाती है। एंगुलर एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। ये वो वैल्यूज हैं जो सर्कल में मूव करती बॉडी की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कंसीडर की जाती है। नॉन एसआई यूनिट क्या होंगे? डिग्री और रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नॉन एसआई यूनिट है। एक सर्कल में 360 हिस्सों को डिवाइड किया जाता है, और एक डिग्री जो सी है, एक हिस्सा एक डिग्री कहलाता है। रेवोल्यूशन एक चक्कर मुकम्मल करना है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। एंगुलर वेलोसिटी के नॉन एसआई यूनिट क्या बनेंगे? रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट। एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट बनेंगे डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और यही यूनिट आप आवर्स में भी कर सकते हैं। रेडियन रेवोल्यूशन पर आवर, रेडियन पर आवर, रेवोल्यूशन पर आवर स्क्वायर, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट सेकंड, मिनट और आवर दोनों में ही लिखे जा सकते हैं। इससे पहले हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे वेक्टर फॉर्म के अंदर। लीनियर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के लिए भी यही फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आखिरी वाला फार्मूला है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t माइनस 1 होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन t माइनस 2 होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाती है जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाती है जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो। एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग होगा। जाहिर है जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि रोटेशन की बात करते हैं। थीटा मतलब एस बाय आर, कितने रेडियस की बॉडी से कितना फासला तय किया जा रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी में जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, आर्क लेंथ कम होगी, तो थीटा जो सा है वो डिक्रीजिंग होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन ओमेगा पॉजिटिव तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, व्हेन ओमेगा नेगेटिव तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स जो से हैं वो आज के इस लेक्चर में आपको क्लियर होंगे इस कंपैरिजन के फॉर्मेट के अंदर। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर विजिट करके आप इसको मुझसे इसका वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे मेल करें sikhoonline@gmail.com की मेल पर, तो वहां से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाटा मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर वेलोसिटी क्वांटिटीज में डिफरेंस में। पहली लीनियर क्वांटिटी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल डी वेक्टर। दूसरी लीनियर एंगुलर क्वांटिटी इसके अगेंस्ट है थीटा। इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि ये वेक्टर है स्मॉल आर्क लेंथ के लिए और स्केलर है लार्जर के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्केलर को इस्तेमाल करेंगे। लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट होती है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है। लीनियर एक्सेलरेशन को a से लिखा जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म रिप्रेजेंट है। जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ऊपर एरो का साइन आएगा। लीनियर क्वांटिटीज में F इज इक्वल टू एम ए आता है। एंगुलर क्वांटिटीज में न्यूटन सेकंड लॉ कन्वर्ट होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क यहां पर फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और अल्फा कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को।
तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ही की एक फॉर्म बनती है, लेकिन तब जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो। लीनियर क्वांटिटीज P इज इक्वल टू mv मोमेंटम, और एंगुलर क्वांटिटीज का मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिखा जाता है। लीनियर क्वांटिटी का फॉर्मूला वर्क डन का आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ डी। एफ डॉट डी है एफ डी कॉस थीटा, और मैक्सिमम के लिए ये होगा एफ डी। और एंगुलर क्वांटिटीज के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखा जाएगा टॉर्क थीटा, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। अब हम आगे चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। पावर एंगुलर पावर के फॉर्मूले पे, लीनियर क्वांटिटी में पावर है एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, और एंगुलर क्वांटिटी में पावर रोटेशनल क्या बनेगी, टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी टाउ डॉट थीटा। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनता है 1/2 mv स्क्वायर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है कंपैरिजन लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज का। तो जो रोल मैस लीनियर क्वांटिटीज में प्ले करता है, वो रोल एंगुलर क्वांटिटीज में प्ले होता है। जो रोल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या वर्क डन लीनियर में प्ले करता है, वो रोल एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर वर्क डन में थीटा टॉर्क या ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फर्क आएगा। एस इज इक्वल टू वी टी इक्वेशन कन्वर्ट होगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी में। लीनियर इक्वेशन वी एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए टी। लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर में आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एंगल इक्वेशन ऑफ मोशन 2 अल्फा थीटा क्या आएगी, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर के, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोशन वाला। और टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसमें दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं। एक को कहते हैं एक्सियल और दूसरी को कहते हैं टेंजेंशियल। एक को कहते हैं एक्सियल, दूसरी को कहते हैं टेंजेंशियल। एक्सियल कौन सी है, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इससे आगे चल के अभी डायग्राम में मैं आपको ये दिखा देता हूं। और टेंजेंशियल कौन सी है, जिसमें वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। एक्सेलरेशन 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, रेडियल, एक्सियल और टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है, जिसमें एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होता है। एक्सियल एक्सेलरेशन जिसमें एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसमें एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होता है। सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दोनों सेम टाइम के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी 3 ही एक्सेलरेशन एट द सेम टाइम मौजूद होंगे और 2 इसमें वेलोसिटीज मौजूद होंगी। अब देखिए कुछ एमसीक्यूज हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, क्योंकि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ हमेशा 0 होता है। दूसरा एमसीक्यूज है, विच एक्सेलरेशन इज पॉसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। बेसिकली टॉर्क को प्रोड्यूस करने वाला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए अबाउट द एक्सिस। दरअसल ऐसा होता है कि एक्सिस के गिर्द बॉडी जो सी है, वो अपने पॉइंट के ऊपर गिरने की कोशिश करती है। अगर वो उसका एक्सिस रिलीज कर दिया जाए, तो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, और उसकी वजह से जो उसका एक्सेलरेशन है, वो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड आपका एमसीक्यूज है, कर्व्ड फ्लाइट फॉर अ फाइटर प्लेन एट अ हाइट रिक्वायर्ड इज लार्ज। इस बेसिकली कोई भी बॉडी है ना, जब आप उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाना चाहेंगे, तो स्टूडेंट उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायर्ड लाजमी होगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स।
30 डिग्री इज इक्वल टू π/6। ये ना 3 यूनिट कन्वर्जन है जो आगे चल के स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। कौन सी? सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करे तो उसका हम कहते हैं कि उसने एक चक्कर मुकम्मल किया है। जब वो एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो कितने में बनता है? 360 डिग्री में। और रेडियन के अंदर कितना बनता है? 2π रेडियन बनता है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इन डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज को याद रखेंगे। आगे चल के स्लाइड्स के अंदर इनकी कैलकुलेशंस आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं इनकी डायमेंशंस। पहले एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन t-2 है। यहां पर एक बात गौर करें, एंगुलर वेलोसिटी इज एनालोगस टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन 1/t होती है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट है कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की क्वालिटेटिव नेचर सेम है। क्वांटिटेटिव नेचर डिफरेंट है इनकी, लेकिन इनकी क्वालिटेटिव नेचर जो उनसी है वो क्या है? सेम है। मतलब अगर आप देखें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, बट इनकी क्वालिटी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? कोई बॉडी सर्कल में कितनी दफा मूव करती है एक सेकंड के अंदर। तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो यही बताएगी कि सर्कुलर बॉडी में मूव करते हुए बॉडी किस रफ्तार से मूव करेगी और एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगी। अब आ जाती है इक्वेशन नंबर 7। अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर टर्न्स टू एन एंगल 57.3 डिग्री। इट लेज आउट अ टेंजेंशियल डिस्टेंस। देखिए फार्मूला है S इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस की वैल्यू 2 गिवन है और थीटा की वैल्यू 57.3 गिवन है। आंसर आएगा 114.6। तो 114.6 डेल्टा इसकी राइट ऑप्शन है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 0.035 रेडियन के इक्वल। कैसे निकलती है ये वैल्यू? देखें इसकी कैलकुलेशन में यहां पर आपको कर देता हूं। हमने 1 डिग्री को रेडियन में करना है, तो याद रखिएगा 2π रेडियन 360 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर 1 डिग्री मालूम करना है तो आंसर आएगा 2π डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू लगा के, तो आपका आंसर आएगा 0.035 रेडियन। जी स्टूडेंट्स, ये है वो डायग्राम जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। देखिए ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगी या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। लेट्स से ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो इसकी जो टेंजेंट की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द टेंजेंट। उस वक्त इसका जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट वो कहलाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। और अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो ये एंगल जो है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का बनेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है अगर वैल्यू इंक्रीजिंग है तो। मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यहां पर एग्जिस्ट करता है और बॉडी अलोंग द फिक्स्ड पॉइंट मूव कर रही है, तो सेंटर पॉइंट की तरफ बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कहलाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहां देखें इस बॉडी के अंदर 3 तरह के एक्सेलरेशन मौजूद हैं, रेडियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सिस के अलोंग एक्सियल एक्सेलरेशन। एक्सियल एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज बॉडीज के लिए पॉजिटिव लिखा जाता है और एक्सियल एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज मूव करती बॉडीज के लिए नेगेटिव लिखा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज बॉडी के लिए डाउनवर्ड होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होती है। कर्लिंग फिंगर्स की एग्जांपल हम लेते हैं राइट हैंड रूल की। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स हैं।
टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर क्वांटिटीज हैं। रेडियल, एक्सियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर क्वांटिटीज है। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो इंस्टेंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो किसी बॉडी में पोजीशन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी बॉडी में उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से होता है। और एक्सियल एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के ऊपर एक्सियल एक्सेलरेशन की रीजन उसका जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको स्लाइड लेनी है तो सीखो ऑनलाइन फेसबुक पेज के ऊपर ये स्लाइड्स आपको मिल सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस हवाले से कोई क्वेरी या सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आ जाती है वो यूनिट कन्वर्जन जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मौजूद था 30 डिग्री वाला। देखिए, जब एक बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव करती है तो उसका एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है और रेडियन में हम इसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करती है और सर्कल के 3 हिस्से मूव करती है तो इसको कहते हैं 3/4 रेवोल्यूशन। ये 270 डिग्री कवर करेगी और ये रेडियन में कहलाएगा 3π/2 रेडियन। अगर एक बॉडी हाफ रेवोल्यूशन करती है यानी आधा सर्कल तय करती है तो डिग्री में इसकी वैल्यू 180 डिग्री लिखी जाएगी और इसकी रेडियन में वैल्यू पाई रेडियन लिखी जाएगी। अगर कोई बॉडी क्वार्टर कवर करती है तो 1/4 रोटेशन होगी, 90 डिग्री होगी और π/2 रेडियन होगी। यहाँ ऊपर टेबल की सूरत में भी यही बातें लिखी हुई है। 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है, 3/4 रेवोल्यूशन 270 डिग्री के इक्वल है और 3π/2 रेडियन के इक्वल है। 1/2 रेवोल्यूशन 180 डिग्री और पाई रेडियन के इक्वल है और 1/4 रेवोल्यूशन 90 डिग्री और π/2 के इक्वल है। दोनों मेथड में से जो मेथड स्टूडेंट्स आपको आसान लगे आप उस मेथड के जरिए वैल्यूज को याद कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें सर्कुलर मोशन में जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करती हुई बॉडी का जो यूनिट है वो रेडियन लिखा जाता है। रेडियन को हमने डिफाइन भी तो करना है। एक रेडियन किसके इक्वल होता है? देखिए, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करते हुए इतना आर्क लेंथ पर फासला तय करती है कि वो फासला एंगल थीटा के बराबर है तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास जो सा है वो रेडियन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब उसके बाद देखें डिग्री। डिग्री किसके इक्वल होती है? एक डिग्री रेडियन के अंदर 57.3 डिग्री के इक्वल होती है और रेवोल्यूशन में ये 0.1592 रेवोल्यूशंस के इक्वल होती है। 2 डिग्री जो सी हैं वो 114.6 डिग्री के इक्वल है और रेवोल्यूशन में ये 0.3183 के इक्वल है। ठीक है, अब देखें ये डिग्रीज की वैल्यूज रेडियन में कन्वर्ट करके सारी की सारी आपके लिए लिखी गई हैं यहाँ पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इन्हें याद करें। इसी तरह ये वैल्यूज रेवोल्यूशन में भी कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज हैं। अब ये पोर्शन ऐसा है कि यहाँ से आपको स्टूडेंट्स काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ओमेगा सेकंड हैंड एंगुलर वेलोसिटी सेकंड हैंड की कैसे कैलकुलेट की जा सकती है क्लॉक में? देखिए, आपके पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी फार्मूला है और अगर आप 2 पाई आर सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिहाज से देखें तो जो टोटल एंगल बनता है वो एक कंप्लीट सर्कल का वो 2 पाई बनता है और 60 सेकंड्स जो से हैं वो लिखने हैं 1 सेकंड। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा π/30। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो π/30 रेडियन पर सेकंड आपके पास इसका आंसर आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी तो 2 पाई। एक घंटे के अंदर 3600 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड
तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 होते हैं। तो ये आपके पास आंसर आता है पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकेंड। और अगर इसको मिनट में लिखा जाए तो पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट आंसर आता है। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी इन आवर हैंड। अगर क्लॉक के आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। 2 पाई टोटल सर्कमफेरेंस है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम एक फेज में 12 घंटे कंसीडर करते हैं। तो आवर हैंड में एक चक्कर जो सा है वो 12 बेसिकली मुकम्मल करता है, 1 2 3 से लेकर 12 तक क्लॉक के अंदर। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो टोटल आपके पास जो रिलेशन बनता है वो पाई डिवाइडेड बाय 21600 रेडियन पर सेकंड बनता है। अब इसको आवर्स में डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। अच्छा, अब इन तीनों का मीनिंग समझ लें कि इनका मतलब क्या है। देखिए, हमने ये कहा था कि सर्कल में, अब रेडियन के लिहाज से टोटल हमने सर्कल को 360 डिग्री पर डिवाइड किया हुआ था। लेट से ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? तो देखिए, हमने ये कहा था 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपने 1 डिग्री निकालना है तो 2 पाई को डिवाइड करेंगे आप 360 डिग्री पर। 2 को यहां से कटिंग करें, 2 1s द 2, 2 1s द 2, 2 8 द 16, 0। तो 1 डिग्री के अंदर कितने आते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो अब आप इस कैलकुलेशन के मुताबिक यहां पर देखिए, अगर आपको पाई बाय 30 रेडियन निकालना है तो फिर आप सेकेंड हैंड के लिए कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड निकालना है तो मिनट है। तो बेसिकली ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं एंगुलर वेलोसिटीज के, ये क्लॉक की 3 नीडल्स की स्पीड को डिफाइन कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ हमारी दो तरह से रिवॉल्व करती है, एक अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है और सेकंड जो सी है वो अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। अर्थ अपनी एक्सिस के गिर्द जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है वो पाई 43,200 रेडियन पर सेकेंड है और अर्थ सन के अराउंड जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी वो है 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 86,400 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटीज के ये 5 फॉर्मूलाज हैं जिनसे रिलेटेड बहुत अच्छे एमसीक्यूज एमडी कैट के सिलेबस में बनते हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू अ बेंड पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से देखा जाए तो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी? एम वी स्क्वायर ओवर आर, आर यूनिट वेक्टर, और इसी तरह इसकी वेक्टर फॉर्म है m इंटू माइनस आर वेक्टर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव साइन यहां पर शो किया जा रहा है। बेसिकली क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट रहती है t, और उसका जो रेडियस है वो टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंशिएट है जिस वजह से यहां पर नेगेटिव साइन लगाया जाता है। अब इसके कुछ रिलेशन है, वो रिलेशंस क्या है इसके? अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, इस बात का क्या मतलब है? देखिए, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये अगर यूनिफॉर्म हो जाए
तो ऐसी सूरत में हमारी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी मतलब उसकी डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी जो लीनियर वेलोसिटी की है, जिससे वो घूम रही है रेवोल्यूशन के इक्वल, लेकिन उसकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज होगी। तो इस सूरत में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन इस्तेमाल किया जाएगा वो एम वी स्क्वायर ओवर आर वाला किया जाएगा, और हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आपके पास दो सर्कल गिवन हो और दोनों सर्कल्स की रेडियस की रेशियोज निकालनी हो, तो दोनों सर्कल की रेडियस की रेशियो उसकी फोर्सेस की रेशियो के इनवर्स के बराबर होगी। यहां से बड़े अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं कि एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर आर है। ये पहली बॉडी है, हम आर ए से लिखते हैं। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी है वो आर है, और ये हमारे पास सेकंड बॉडी है, तो ऐसी सूरत में आप बताएं कि रेडियस की रेशियो क्या होगी अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल ए रेडियस बी रेडियस का 2 टाइम्स है, तो रेडियस की रेशियोज बताएं क्या होगी। तो अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, देखें आर बी रेडियस है और आर ए क्या है, 2 आर बी के बराबर है, तो रेडियस की रेशियो जो सी है वो 1/2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये है एक एमसीक्यूज की टाइप जो इस तरह के फॉर्मूला से बनती है। अब आगे चलें, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है और लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने का मतलब, देखें सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की डायरेक्शन तो कभी भी लीनियर नहीं हो सकती। वो तो हमेशा, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो डायरेक्शन तो ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट रहेगी। लेकिन अब इस बात का क्या मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी जो सी है वो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, रेवोल्यूशन, अगर एक सर्कल में मूव करती हुई बॉडी अपना एक चक्कर जो सी है वो 1 सेकंड के अंदर मुकम्मल करती है, और वही बॉडी जो सी है वो अपना एक चक्कर 2 सेकंड के अंदर मूव करती है, तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर पहले सेकंड में वो अपना एक चक्कर एक मुकम्मल करती है 1 सेकंड में, फिर दूसरा सेकंड शुरू होता है और वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, फिर तीसरा सेकंड शुरू होता है और वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो इसका मतलब है कि ये एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। इस सूरत में मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एंगुलर वेलोसिटी वाला, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला। तो आज यहां पर इस सूरत में जो फोर्स है वो रेडियस के डायरेक्टली रिलेटेड होगी, और फार्मूला आपके पास आएगा फोर्सेस की जो रेशियो है वो रेडियस की रेशियोस के क्या होगी, बराबर होगी। और आप इसी एमसीक्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा ये रेशियो 2/1 होगी, क्योंकि इनवर्स ऑफ द रेशियो के बराबर होती है। तो ये है इस तरह के ट्रिकी एमसीक्यूज जो आपको पूछे जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मजीद फर्दर क्लियर होगा स्टूडेंट कि एफएससी के अंदर आप ये दो फार्मूलाज क्यों पढ़ते हैं। वी स्क्वायर और आर का फार्मूला तब पढ़ा जाता है जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला तब पढ़ा जाता है जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी ओमेगा कांस्टेंट हो। सर्कुलर मोशन के अंदर कौन सी क्वांटिटीज जीरो होती हैं? सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा जीरो होता है, सर्कुलर मोशन में टॉर्क जीरो होता है, सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, और सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी जीरो नहीं होती? सर्कुलर मोशन में चेंज इन मोमेंटम कभी जीरो नहीं होता। चेंज इन मोमेंटम को सर्कुलर मोशन में
एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम उसे कहते हैं। तो सर्कुलर बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होता, बाकी सारी क्वांटिटीज इसमें क्या होती हैं, जीरो होती हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस के फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा हुआ है, AC इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर और AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। ये दोनों फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हैं। जब किसी बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी का जिक्र किया जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जब किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र किया जाए तो तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स ऐड कर लें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसमें दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरी एक्सियल वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से v स्क्वायर ओवर r होगा और एक्सियल वेलोसिटी की वजह से r ओमेगा स्क्वायर होगा। तो दैट्स हाउ आप इस कॉन्सेप्ट के जरिए भी इन दो फार्मूलाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है 2 पाई f के। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन मैंने इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा। तो स्टूडेंट अगर आप शुरू के लेक्चर को देखें तो हमने इसकी डायमेंशन t-1 प्रूव की थी, जो कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। यानी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों जो सी हैं इनकी क्वालिटेटिव नेचर सेम होती है, तो हम इसकी जगह पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, तो 2 पाई f ऐड होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इंटू r। और इसी तरह f जो सा है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, हमें पता है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड के इक्वल होती है। तो ये फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इक्वल होगा। अब इन दो जो रिलेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो रिलेशन से मैं फर्दर आपको यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड होगा। एक तो ये रिलेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड के साथ स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, एक ये भी रिलेशन बनता है। अब यहां से एमसीक्यूज कैसे बनते हैं स्टूडेंट, यहां से एमसीक्यूज ऐसे बनते हैं कि अगर किसी बॉडी का रेडियस जो सर्कल में मूव कर रही है वो हाफ कर दिया जाए, 1 में आर बी कर दिया जाए, तो उसकी बॉडी का टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यानी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसका रेडियस है लेट से 1, तो अब उसका रेडियस कर दिया गया हाफ यानी 1/2। तो ऐसी सूरत के अंदर टाइम पीरियड पे क्या चेंज आएगा। तो देखें यहां पर देखें, अब स्टेप बाय स्टेप चलें। रेडियस के साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अब रेडियस हमने किया हाफ, 1/2, आर के साथ कोई और फैक्टर नहीं है, 1/2 आर करेंगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और अंदर यही फैक्टर बाकी बच जाएगा। तो आपका जो ये वाला फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला फैक्टर हाफ हो जाएगा। हाफ टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब ये फैक्टर आपका हाफ टाइम डिक्रीज होगा तो 1/4 टाइम जो सा है वो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड्स हैं जो आप लोगों को इस्तेमाल करने होते हैं, और यही ट्रिकी एमसीक्यूज है कि आपको पूछा टाइम पीरियड हुआ है लेकिन आप उसे निकाल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रिलेशन से ले हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्लाइड्स में यहां पर रिमूव कर देता हूं, तो अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और दूसरा ये है कि मेरे फेसबुक का पेज है सीखो ऑनलाइन के नाम से, आप उस फेसबुक के पेज को लाइक करें और वहां पर ये सारा डाटा जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर वहां पर आपको समझ नहीं आती डाटे की तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और इस लेक्चर के हवाले से भी कोई क्वेरी है या मजीद आप किसी किस्म की कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मेल करके यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन जो पहले स्लाइड पे हमने किया कि v हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्स ऑफ रेशियोज के बराबर होगी। तो इसको याद रखना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी रेशियो रेडियस की रेशियोज के क्या होगी, इक्वल होगी। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब ये कुछ एमसीक्यूज है। अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यूज के बारे में मैं बता दूं कि ये एमसीक्यूज जो से हैं ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कशन होते हैं, तो एमसीक्यूज के इस पोर्शन को लेक्चर में स्किप नहीं कीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऊपर शायद लेक्चर या टॉपिक में मिस हो जाते हैं या वहां पर ये डिस्कस नहीं हो सकते, तो फिर ये यहाँ पर जो सा है वो डिस्कशन किए जा रहे हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यूज है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल एंगल बिटवीन इट्स लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 90 डिग्री। ये पॉइंट हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, एमसीक्यूज की फॉर्मेट में यहाँ पर बता दिया। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से मेजर होती है। राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के इक्वल होती है। उसके बाद आती है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। तो दोनों डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के क्या हुई, फिर परपेंडिकुलर हुई। If linear velocity or radius both made to half of a body then moving around a circle then centripetal force becomes, अच्छा देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर ओवर r। लीनियर वेलोसिटी डबल होगी तो 2v का स्क्वायर होगा। रेडियस आपका क्या हुआ, हाफ हो गया, तो रेडियस को आप लिखेंगे 1/2। अच्छा, अब यहां पर ये देखें, यहां पर करेक्शन करने की जरूरत है। सेंट्रीपिटल वेलोसिटी अगर मैं इसको यहां पर कर दूं मेड टू डबल ऑफ द बॉडी, तो फिर ये नीचे जो कैलकुलेशन की हुई है ये ठीक हो जाएगी। 2v स्क्वायर आ जाएगा, डबल वेलोसिटी हो जाएगी और रेडियस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में 2 का स्क्वायर 4, v स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो नीचे क्या रहेगा, रेडियस 2 से कट जाएगा, बाकी बचेगा 2mv स्क्वायर। 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स डिवाइडेड बाय 2। अब यही क्वेश्चन जो सा है वो आप हाफ के लिए भी कर सकते हैं। हाफ के लिए करेंगे तो देखें, v डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा तो ऊपर आ जाएगा 1/4 और नीचे भी आ जाएगा 1/2। तो 2 ऊपर जाके 1/4 को कैंसिल करेगा तो 2 जो सा है वो ऊपर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो यहां पर जो इसका आंसर आ जाएगा हाफ के लिहाज से वो आ जाएगा 2fc वाला, यानी ये इसका राइट आंसर होगा फिर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये दो एमसीक्यूज बेसिकली यहां पर डिस्कशन हुए एक एमसीक्यूज में। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज कुछ फार्मूलाज हैं जो आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में लिखे हुए हैं, तो वहां पर हम इसको देखेंगे। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। थिन रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर होता है, स्फीयर के लिए ये 2/5 ml स्क्वायर होता है, डिस्क के लिए ये 1/2 ml स्क्वायर होता है और रिंग या हुक के लिए ये ml स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सारे आपके पास पॉइंट टू रिमेंबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है कि जो बातें सेंट्रीपिटल फोर्स की अभी मैंने आपको बताई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वो सारी की सारी इस व्हील के अंदर आपको स्टोर कर दी गई है, इस सर्कल में आपको समझा दी गई है। इस सर्कल को पढ़ना कैसे है, इस फॉर्मूले से करते हैं शुरू। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और R का जो रिलेशन है वो यहां पर इसके ऑपोजिट है। अगर दो फोर्सेस की रेशियोज निकालनी है तो वो इनवर्स ऑफ रेशियोज के बराबर होंगी। F इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो रिलेशन है वो ये है, इनवर्स ऑफ द रेशियोज के बराबर होगी।
सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फर्दर फार्मूलेस बनते हैं, वो ये है। इसका रिलेशन जो सा है वो यहां पर है और ये इसका रिलेशन है, यानी अल्टरनेट पे है। आप इनको अपनी आसानी के लिए चेंज भी कर सकते हैं, साथ साथ वाले बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये टेक्निक है, जैसे आपको आसान लगे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर वाला जो रिलेशन है वो इसी के साथ लिख सकते हैं या उसी क्वाड्रेंट में लिख के सर्कल की तादाद भी कम कर सकते हैं। और ये वो क्वांटिटीज हैं जो जीरो है और ये वो क्वांटिटी है जो जीरो नहीं है। तो इस तरह अगर आप ये सर्कल याद रख लेंगे तो आप लोगों के लिए चीजें याद करना आसान होंगी। स्टूडेंट, अब इस वाले लेक्चर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन शुरू हो चुका है, यानी ये थोड़ा टिपिकल पोर्शन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन यहां से एमडी कैट में एमसीक्यूज बनते हैं। पोर्शन ये है कि अभी तक जो बातें हमने पढ़ी वो सारी की सारी हमने सर्कुलर मोशंस के लिहाज से पढ़ी। वर्टिकल मोशंस के अंदर चेंज क्या होगा? अब वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल में सबसे पहले तो डिफरेंस को क्लियर करते हैं। देखो स्टूडेंट, जब आप फ्लाई व्हील की बात करते हैं, जो झूला झूलते हैं आप, तो वो वर्टिकल सर्कल है, वो एक एक्सिस के गिर्द वर्टिकली घूम रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी बॉल को पकड़ के सर्कल में घुमाने की, तो वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा। डायग्राम में अगर मैं दिखा सकूं तो कुछ ये इस तरह के बनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो सारे मामलात ठीक है, लेकिन वर्टिकल सर्कल के अंदर जो सा है वो ग्रेविटी की वजह से बॉडी की फोर्स पे चेंज आता है और फिर वेट और टेंशन फोर्सेस में भी चेंज आता है। तो वो सारे चेंजेस जो से हैं वो क्या होंगे? साइड पे जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये डेरिवेशंस एंड फार्मूलाज की, जो यहां मैंने इस टेबल पे लिखे हुए हैं, ये दोनों। तो डेरिवेशन से पहले आप इस पूरे के पूरे वर्टिकल सर्कल को समझ लें। हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। यहां से जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अलोंग द सेंटर पॉइंट होती है। ऐसी सूरत में इसकी इस स्पेसिफिक पॉइंट पे इंस्टेंट वेलोसिटी जो निकाली जाएगी वो √3 g r से निकाली जाएगी। यानी आपको रेडियस पता हो, g की वैल्यू पता हो, तो आप इसकी इंस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं जब बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी 0 डिग्री के एंगल के ऊपर है। अब बॉडी ट्रेवल करते हुए 90 डिग्री के एंगल पर आ गई और वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। यहां पर इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी √g r से मालूम की जाएगी। इस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। यहां पर बॉडी का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और बॉडी की जो टेंशन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स डाउनवर्ड है तो टेंशन फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी और वेट फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों मिल के सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएंगे। तो यहां पर इसकी जो टेंशन फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगी क्योंकि वेट फोर्स के साथ ऐड हो जाएगी और उसको इतना ज्यादा जो सा है वो टेंस अपने आप को नीचे लाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि वो वेट की वजह से ही नीचे आ जाएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम रहेगा। तो आप देखें, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर इसको कोट कर लें कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब बॉडी सर्कल में नीचे आ रही होती है तो ज्यादा जो रोल प्ले होता है वो उसकी वेट का होता है, उसके इनर्शिया का होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वहां पर रोल कम होता है वर्टिकल सर्कल के अंदर। अब ये बॉडी आ गई 180 डिग्री के ऊपर। 180 डिग्री पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, फॉर्मूला सेम रहेगा, V = √3 g r और वेट जो सा है वो W = mg डाउनवर्ड होगा। अब यहां से ये बॉडी मूव करते हुए 270 डिग्री पर आती है। तो यहां पर चेंज क्या आता है? बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड ही रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन अब बॉडी की सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। बॉडी अपने आप को ऊपर की तरफ खींच रही है तो टेंशन फोर्स भी क्या होगी? ऊपर की तरफ। तो ऐसी सूरत में सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप को इंक्रीज करेगी और वो डोमिनेट करेगी, वो वेट की फोर्स से डोमिनेट करेगी। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी है वो टेंशन फोर्स से वेट की फोर्स को माइनस करके निकलेगी। ये टेंशन फोर्स किस चीज की है ये भी यहां पर सीख लें। बेसिकली जब आप बॉडी को वर्टिकली घुमा रहे हैं
तो आप उसको किसी एक्सिस के गिर्द किसी धागे से बांध के घुमा रहे हैं, तो वो जो धागा है वो यहाँ पर टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगी और बॉडी क्या करेगी, अपने आप को अपवर्ड उठाएगी। अब ये इन फार्मूलाज की डेरिवेशन है, ये कैसे ड्राइव की गई है ये आप लोग यहाँ पर देख लें। यहाँ पर इतनी डिटेल के अंदर अब डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा, डेरिवेशन मैंने शो कर दी है। अगर आपको समझ आती है तो आप इसको करें, और अगर नहीं समझ आती तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, वहां पर फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आप इस स्लाइड के ऊपर जाकर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहां पर इसका जो डेरिवेशन है उसका एक छोटा सा लेक्चर या छोटा सा जो क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हम आगे अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। दो तरह के एक्सेलरेशन यहाँ पर दिखाए हुए हैं। बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन AC है और सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT है। अब बॉडी के अंदर ये दोनों एक्सेलरेशन एट द सेम टाइम मौजूद है, तो आपको कहा जाए कि नेट एक्सेलरेशन निकाला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखें बेसिकली आपने क्या करना है, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का ये वेक्टर है, और ये है टेंजेंशियल का। हेड टू टेल रूल से आप इसे ऐड करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो बॉडी की डायरेक्शन भी इसी तरह है, बॉडी यहां पर आ जाएगी, और हर पॉइंट के ऊपर इसी तरह आप हेड टू टेल रूल से दोनों वेक्टर्स की जो है वो डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब आगे चलें स्टूडेंट, राइट हैंड रूल के बाद ये एक ट्रायंगल बनती है, ओ ए और बी, नाम कोई भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला एक्सेलरेशन ए निकालना है रिजल्टेंट वाला, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर। तो नेट फार्मूला आपके पास बनेगा रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू ए। और अगर आपने इस एंगल को निकालना है तो यहां से ही आप क्या करेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का टेन इनवर्स लेंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपको कहा जा सकता है कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसका रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन होगा, और कहा जाएगा कि उसका नेट एक्सेलरेशन बताएं क्या होगा। फिर यहां पर देखें, बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही हो तो ऊपर जाते हुए बॉडी, जब यहां से बॉडी ऊपर की तरफ 270 डिग्री से जीरो पर और जीरो से फिर 90 डिग्री पर जाएगी, तो इतने हिस्से पर आपकी नेट एक्सेलरेशन की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही होती है। और जब बॉडी यहां से वापस आएगी डाउनवर्ड, तो इतने हिस्से पर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यूज जो सी हैं वो पॉजिटिव आएंगी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेट एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बताएं कि बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, या आप उसकी पोजीशन बताएं। फिर आपको एंगल कैलकुलेट करके बताया जा सकता है कि बॉडी की पोजीशन बताएं। अगर एंगल 0 से 90 पे है तो बॉडी पहले क्वाड्रेंट में होगी, अगर एंगल 90 से 180 पे है तो बॉडी सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाए कर रही होगी, और अगर एंगल जो सा है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री पर है तो बॉडी थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करती है, और अगर एंगल जो सा है वो आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के दरमियान में आता है, तो आपकी बॉडी जो सी है वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर लाए कर रही होगी। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन नेट नेगेटिव होगा, और वो होगा आपके पास उसकी डायरेक्शन की वजह से। ये रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि रिटार्डेशन में तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि वो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास है ये बेसिकली क्या है कि आप डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही थी या डाउनवर्ड मूव कर रही थी। और अब दोबारा से ये टेबल है, कौन कौन सी क्वांटिटीज एक्सियल है और रेडियल है। टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम, ये सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है, ये एक्सियल क्वांटिटीज कहलाती हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस, रेडियल एक्सेलरेशन है।
और टेंजेंशियल क्वांटिटीज कौन सी हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स और मोमेंटम, ये सारी टेंजेंशियल वेलोसिटीज है, इनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। अच्छा जी, अब आपके पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोल मैस प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, वो रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है सर्कुलर बॉडी के अंदर। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कल में मूव करते हुए उस बॉडी का जो इनर्शिया यानी जो मैस है, वो मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चेंज होता है? अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले को देखें, मैं इस रेडियस को रिमूव कर देता हूं तो बॉडी पीछे क्या बचती है? मैस m के इक्वल बचती है। तो बुनियादी तौर पर सर्कुलर में मूव करती हुई बॉडी जोन सी है, उसका रेडियस जोन सा है वो उसमें काफी सारे चेंजेस लेकर आता है। तो सर्कल में मूव करती हुई बॉडी का इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से लिखा जाता है और इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एक रिलेशन है और I इज इक्वल टू टॉ ओवर अल्फा के इक्वल आता है। ये सारे रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ से प्रूव होते हैं। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अगर आप देखें, F इज इक्वल टू एम ए को अगर आप देखें तो टर्निंग इफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? टॉर्क में। मास किस में कन्वर्ट होगा? आई के अंदर। और एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट होगा? अल्फा में कन्वर्ट होगा। इस फॉर्मूले से आप न्यूटन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू यहां पुट करें तो वो क्या होगी? आर एफ के इक्वल होगी। आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम आर स्क्वायर के इक्वल होती है। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए और आर के इक्वल होती है। तो ये एक आर इस आर को कैंसिल करेगा, ये एक आर इस आर को कैंसिल करेगा। तो ये देखिए आपके पास फॉर्मूला बनता है न्यूटन लॉ का, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये फॉर्मूला न्यूटन लॉ से ड्राइव हुआ है। न्यूटन लॉ का ये फॉर्मूला लीनियर मोशंस के लिए है और ये फॉर्मूला जो सा है वो सर्कुलर मोशंस के लिए है। यहीं से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एक और डेफिनेशन बनती है, I इज इक्वल टू टॉ ओवर अल्फा। एक तीसरा फार्मूला भी बनता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L एंगुलर मोमेंटम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इस फार्मूले से भी आप न्यूटन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। L आपके पास किसके इक्वल होता है? एम वी आर के इक्वल होता है। और ओमेगा आपके पास किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है और आई एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर को आर से कैंसिल करेंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा? यहां पर बचेगा एम आर और इधर बचेगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो वो रिलेशन भी आपके पास न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ का रिलेशन बनता है। तो बेसिकली क्या है कि लीनियर और एंगुलर मोशन में ये डिफरेंस भी आपको यहाँ पर कंपैरिजन में क्लियर होता जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और इसकी डायमेंशन आपके पास है एम एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी आपके पास मूव करती हुई स्फीयर है तो उस सूरत में मास की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। अगर मूव करती हुई बॉडी एक प्लेन है, जैसे घर में एक बर्तन जैसी प्लेट होती है, तो उस सूरत में मास की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। और अगर आपकी मूव करती हुई बॉडी कोई रिंग है जो आप हाथ पर पहनते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। ये जर्नलाइज फार्मूला है। मास की डिस्ट्रीब्यूशन जब डिफरेंट होती है तो रिजिड बॉडी के लिए नंबर्स ऑफ पार्टिकल के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एम आई आर आई स्क्वायर। आई की वैल्यू 1 से लेकर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक कंसीडर की जा सकती है। अब ये कुछ बॉडीज हैं, ये उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 एम एल स्क्वायर है। मूव का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर है और स्फीयर का जो इनर्शिया है वो 2/5 एम आर स्क्वायर है। इन फॉर्मूलाज को एमसीक्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम की कहानी पढ़ी हुई है, M1 V1 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो ये I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के इक्वल आ जाता है। लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और वो कंटिन्यूसली अपने एक्सिस के गिर्द अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। एक बॉडी सर्कल में मूव करती है, पहले वो पोजीशन ए पर है, फिर वो अपने एक्सिस के गिर्द पोजीशन बी पर है, फिर वो अपने एक्सिस के गिर्द पोजीशन सी पर है। तो ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट से लिखा जाता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस बी। इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। साइन थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दो फार्मूलाज तो सीधे सीधे बनते हैं, एक 90 डिग्री वाला और एक 0 डिग्री वाला। अगर आप मजीद इसको करना चाहते हैं तो 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर भी इसके एंगल्स को याद रखें। और ये रिलेशन है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एंगुलर मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट और भी है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिटल वो जब बॉडी ऑर्बिट में घूम रही हो, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो जब बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जैसे कि जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। ये अब कुछ रिलेशन हैं आई ओमेगा के। आई की वैल्यू पुट करें एम आर स्क्वायर, तो रिलेशन बनता है L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, और आई इज इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाय अल्फा पुट करें तो रिलेशन बनता है ओमेगा टॉ ओवर अल्फा। तो ये दो रिलेशन भी एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका कि एक्सिस ऑफ रोटेशन विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। मतलब अगर कोई बॉडी जंप करके रोल करते हुए नीचे आती है, एक डाइवर हाइट से जंप करता है, वो अपने बेली बटन के गिर्द समर सॉल्ट लेता है, तो वो जो इस पॉइंट के गिर्द घूमता है वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक उसको धक्का नहीं दिया जाएगा या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, वो यूनिफॉर्म रहती है। अब एंगुलर वेलोसिटीज के कुछ रिलेशंस हैं। काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, और डिस्क के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम्पियर, और हूप के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 वी स्क्वायर। ये फार्मूलाज एमसीक्यूज के लिए आपको याद होने चाहिए। इन फार्मूलाज के अंदर चेंजिंग करके कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहां पर अभी इनकी डेरिवेशन जो सी है उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने पढ़ा हुआ है अपनी एफएससी की बुक में कि अगर इंक्लाइन से बॉडी नीचे आ रही है तो किसकी वेलोसिटी जो सी है वो ज्यादा होगी, हूप की या डिस्क की? हूप की वेलोसिटी 4/3 GH है और डिस्क की वेलोसिटी √GH के इक्वल होती है। तो 4/3 अंडर रूट अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो बाकी जो सा है वो आपके पास हूप की वेलोसिटी बच जाती है। तो हूप की वेलोसिटी जो सी है वो कम होगी डिस्क की वेलोसिटी के मुकाबले में। रियल एंड अपेरेंट वेट, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट का। वेट जो कि अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से है वो रियल वेट कहलाता है। और जब आप जैसे जैसे मोशन में जाते हैं तो हमारा वेट अपेरेंट वेट की तरफ जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ को अगर आप याद करें तो ये वो इक्वेशन है जो आप पढ़ते थे कि एक्सेलरेशन का मैस के साथ रिलेशन इनवर्स है। मैस के साथ इनवर्स रिलेशन होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उसका मास जो है वो कम होता है। तो बेसिकली ये तो नहीं है कि मास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बुनियादी तौर पे अपेरेंट मास कम होता है। अब अगर 4 केसेस हैं, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा और उसकी टेंशन फोर्स और वेट की फोर्स जो सी है वो इक्वल होगी। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो टेंशन फोर्स वेट की फोर्स से ग्रेटर होती है और उसकी टेंशन फोर्स जो सी है वो अपेरेंट वेट में ऐड होती है। उसका अपेरेंट वेट ऐसे लगता है जैसे बॉडी के अंदर ऐड हो गया और उसका वेट बढ़ गया।
और अगर बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो उसका अपीरेंट वेट जो सा है वो माइनस होता है उसके नेट वेट से, और उसकी टेंशन फोर्स जो सी है वो अपीरेंट वेट से कम होती है। बॉडी फ्रीली फॉल मूव कर रही है तो ऐसी सूरत में बॉडी को अपना कोई नेस फील नहीं होता, उसको उसकी टेंशन की फोर्स जीरो फील होती है। ये इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब इसमें इसको रिव्यू करते हैं। पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो इंसान जमीन से बाहर भेजते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन की जा सके। कम्युनिकेशन का जो निजाम है वो सारा का सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए ही किया जा रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक खास वेलोसिटी के साथ जमीन के गिर्द घूमते हैं। जैसा कि जमीन एक खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी एक खास वेलोसिटी के साथ जमीन के गिर्द घूमते हैं, जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और ये मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट को ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करवाने के लिए, ये वो वेलोसिटी है। इसका फॉर्मूला GR है और ये मिनिमम वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम वेलोसिटी भी यहाँ पर निकालने को कही जा सकती है, वो डिपेंड करती है कि सैटेलाइट कितनी हाइट पर है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, R+H। ये वो टाइम पीरियड है जो कि सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। 2πr/v, 2πr सर्कल का सर्कमफेरेंस है, v उसकी वेलोसिटी है। जो एक टाइम पीरियड आर रेडियस आर के लिए सैटेलाइट रोटेट करेगा, उसका टाइम पीरियड 84 मिनट और 5060 सेकेंड है। ये जो वैल्यूज है ये एफएससी लेवल के एमसीक्यूज है बस। टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने वाली वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और यही उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहलाती है, जिससे वो सर्कल में रिवॉल्व करता है। और फॉर्मूला है v = √g/m/r। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी रेडियस, कितने रेडियस पर कोई बॉडी सर्कुलर में घूम रही है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/2π × g/r। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है कि अगर किसी शख्स को सैटेलाइट के तक पहुंचना है तो वो एक स्पेसशिप के जरिए ट्रैवल करता है। उस स्पेसशिप में उसको स्टिक रहने के लिए और अपने रोजमर्रा के टास्क को परफॉर्म करने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होगी। तो उस स्पेसशिप के एक खास वेलोसिटी से उसको जमीन की तरह स्पिन करवाया जाता है, जिससे उसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, जिसे आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। तो इन फार्मूलाज को भी आप लिस्ट करेंगे और इन फार्मूला से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए MDCAT में MCQs की पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इस पोर्शन पर भी मैंने इतना टाइम नहीं लगाया। और यहाँ से ज्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज भी नहीं बनते। सिंपल आपको जी की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एफएससी लेवल पर जो आपको एमसीक्यूज पेपर में मिलते हैं वही एमसीक्यूज जो से ऑलमोस्ट होते हैं, बस थोड़ी सी वैल्यूज का जो सा है वो कहते हैं कि कैलकुलेशन आपको करनी मुश्किल होती है, तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अब ये कुछ एमसीक्यूज है। A body rotates about a constant angular velocity 100 radian per second about a vertical axis. Required torque to sustain the motion will be, torque जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। If a radius of earth is double, then the value of critical velocity, critical velocity का फार्मूला क्या है, v = gr है। तो अगर अर्थ का रेडियस डबल होता है तो क्रिटिकल वेलोसिटी √2 टाइम्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है ml²t-1। ये पॉइंट टू रिमेंबर आपको याद होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट इंपल्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये कोई खास क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक पास पेपर का एमसीक्यूज है तो आप इसे रिमेंबर कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल आता है। h = 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट वाली कहानी आप सारी सेकंड ईयर में जाके पढ़ते हैं, तो वहां पर ये आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का पता चलेगा। यहां पर ये सिर्फ पॉइंट ऑफ रिमेंबर है। ये MDCAT का एक पास पेपर का एमसीक्यूज है। अच्छा एमसीक्यूज है। इफ अ रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g, यानी एक्सेलरेशन डबल हो जाए तो एस्ट्रोनॉट के वेट में कितना फर्क पड़ेगा। तो देखिए R = m × g + a फार्मूला है। a अगर 2g है
तो आपका बैच जो है वो 3 टाइम जो है वो वेट इंक्रीज कर जाएगा। आज के इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं। चैप्टर 5 का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का होगा जो हमारे सिलेबस में है, और लेक्चर नंबर 5 होगा। अगर इस हवाले से, लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।